नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की सौगातों की बौछार। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन। महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं को लिखा पत्र, कहा जल्द होगा लागू। सम्राट चौधरी बने बिहार के मुख्यमंत्री। कल 11 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में दहाड़े अमित शाह, कहा टीएमसी को जड़ से उखाड़ देंगे। ममता ने कहा दिल्ली की ताकत यहां चलबो ना। नोएडा में लेबर प्रोटेस्ट आज भी जारी। सरकार ने लगाई बड़ी साजिश का आरोप। पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच तेज, 350 से अधिक गिरफ्तार। अमेरिका ने हमूस पर किया नाकेबंदी तो इजरायल का हिजबुल्लाह पर हमले तेज। ट्रंप ने कहा ईरान के पास अभी भी है समझौते की गुंजाइश। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की सौगात की। आज पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और इससे दिल्ली से देहरादून की दूरी तकरीबन 6.5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने सहारनपुर और देहरादून में भव्य रोड शो भी किए। पीएम ने महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं को पत्र लिखा, कहा कि महिलाएं देश की प्रगति का आधार है। जल्द ही आरक्षण बिल पारित किया जाएगा। बड़ी सौगात सर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे जो है वो ही इज अ मैन इन एक्शन। कितना बड़ा काम किया और प्लानिंग भी अपने कार्यकाल में, एग्जीक्यूशन भी अपने कार्यकाल में और उद्घाटन भी अपने कार्यकाल में। इतनी जल्दी और इतना ही इसको कह सकते हैं कि पहाड़ के बीच से ये एक्सप्रेसवे निकला है और ये अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेसवे है कि जहां जानवरों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। पहाड़ के अंदर ही जो जानवरों का जो पहले स्टडी किया गया कि किस तरह जहां से वो हाथी, बाघ, हिरन, तमाम जानवर विचरण करते हैं जंगल के बीच, वहां पे सीधे सीधे ओवरब्रिज बना दिया। मतलब अपने आप में अनोखा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो अब दिल्ली से देहरादून मसूरी जाने वालों के लिए बस 2.5 घंटे, और 2.5 घंटा तो सरकारी के हिसाब का किताब से अगर आप एक स्टार्ट में चलेंगे 120 किलोमीटर की स्पीड उसमें तय की गई है। आजकल तो गाड़ियां हवा में बात करती है और 200 किलोमीटर है तो 2 घंटे से कम में भी आप पहुंच सकते हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट। अभी यहाँ इलेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी उद्घाटन हो रहे हैं। लेकिन विवाद और जो बड़ा मसला है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर के है। आज महिलाओं के लिए चिट्ठी उन्होंने लिखी। कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, सारे खलबली मचा हुआ है सब में। लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। मेन मसला डिलिमिटेशन का है। अच्छा, जब यूपी की सरकार थी, जब राज्यसभा में आप यही बिल लेकर के आए थे, आपने ही लेकर के इसकी शुरुआत की। राज्यसभा में जब इसे सर्वसम्मति से पास भी किया गया तब डिलिमिटेशन की इशू नहीं थी। आप डर गए क्योंकि जिन लोगों के साथ जिस रिग्रेसिव और दकियानुसी किस्म की पार्टियां, लालू, मुलायम और इस तरह की पार्टियों के साथ आप यूपी की सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने विरोध कर दिया कि महिलाओं के लिए अगर आरक्षण हो जाएगा तो इस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बलकटी से पहुंच जाएंगे, छोटे छोटे बालों वाली, है ना। तो आप इतनी हे दृष्टि से आपके सहयोगी देखते थे, आपने कदम पीछे कर लिया। कई सारे पत्रकार नया नया तथ्य लेकर के आ रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है। भाई ओबीसी रिजर्वेशन इस तरह की चीजों में संवैधानिक नहीं है। संविधान इस तरह की चीजों में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं देता। और ज्यादा ही आप अक्लमंद हैं तो आप जब राज्यसभा में इस बिल को लेकर के आ रहे थे तब ओबीसी रिजर्वेशन उसमें क्यों नहीं डाला? चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे थोड़ी चलेगा। यह एक ऐतिहासिक बिल है। जिस समाज में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती,
वो समाज कभी विकसित हो ही नहीं सकता। ये बॉटम लाइन है। और उस हिसाब से ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आ रहा है वो भारत को एक विकसित मुल्क बनाएगा। अब बात बिहार के। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सम्राट कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहली बार बीजेपी को राज्य संभालने का मौका मिला है। इससे पहले बीजेपी हमेशा गठबंधन में ही रही है। फिलहाल सम्राट चौधरी के कंधों पर राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या क्या चुनौती है जो सम्राट चौधरी के सामने? देखिए, चुनौती तो बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है। एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। अभी तक डिप्टी सीएम बने होते थे बीजेपी के नेता। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके जो मुख्यमंत्रियों की संख्या पूरे देश में जो है आप छा गए, आपकी सरकार बन रही है। लेकिन इज इट सफिशिएंट? जब आपको पद मिलता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपकी चुनौतियां भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि जो वर्तमान में जो सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार की सरकार जब आई 20 साल पहले, उस वक्त और उस 5 साल 7 साल में बड़ा अच्छा काम किया। विकास के रास्ते पे बिहार लौट रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे नीतीश कुमार ने वही ढाक के 3 पात मामला जो है वो गड़बड़ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल रही। बिहार का विकास नहीं हुआ, यही एक सबसे बड़ी सच्चाई है। बिहार में गवर्नेंस खराब है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। बिहार में हॉस्पिटल का सिस्टम खराब है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और यही सारी चीज़ें जो वहाँ के जो यक्ष प्रश्न हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन क्या है। जनता आपको आशीर्वाद तभी देगी जब आप वहां मूलभूत चीजों में बदलाव करेंगे। और इसके लिए लगता नहीं कि जो वर्तमान स्टॉक ऑफ लीडर्स दैट आर देयर इन बिहार, दे कैन टर्न अराउंड एंड डू सम चेंज। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा बिहार के ऊपर। बिहार पिछड़ा रह जाएगा तो ये पूरा ईस्ट इंडिया वो भी पिछड़ा ही रहेगा। वो ईस्ट इंडिया का द्वार है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात ये सब आगे बढ़े तो आप देखिए मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ने लग गया, राजस्थान भी आगे बढ़ने लग गया। ये गेटवे ईस्ट इंडिया का है। और तमाम ये जो चाहे वो असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार जब तक विकसित नहीं होगा, झारखंड जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक ईस्ट इंडिया में ऐसे ही अंधकार रहेगा। ये इतनी बड़ी चुनौती है। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री का शपथ वो कल 11 बजे लेंगे। ऑल द बेस्ट टू हिम। लेकिन सिर्फ मंत्री पद लेने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब अच्छी नीतियां, अच्छे इरादे और जमीन पे काम नजर आएगा। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। उत्तरी दिनाजपुर में गृह मंत्री अमित शाह टीएमसी पर खूब बरसे हैं। कहा कि ममता हिंदुओं को डराती है, हिंसा करवाती है, मतदान के दिन अपराधी घर से बाहर ना निकले। 4 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और सिंडिकेट राज खत्म होगा। साथ ही राहुल गांधी भी रायगंज से हुंकार भरे हैं। बीजेपी और ममता पर निशाना साधा। कहा लोकतंत्र और बंगाल खतरे में है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की ताकत बंगाल को नहीं जीत सकती है। क्या लगता है सर, ममता बनर्जी की वोट बैंक में कितना सेंधमारी कर पाएगी बीजेपी? देखिए, पहले तो राहुल गांधी आज पहुंचे, अच्छा किया। उनको जाना भी चाहिए और भी मेहनत करना चाहिए। लेकिन ये किस तरह की दोस्ती है टीएमसी और कांग्रेस पार्टी की? आप बंगाल जाते हो तो कुछ और कहते हो, दिल्ली में आप जो है ममता बनर्जी के पीछे पीछे चलते हो। आप अभी टीएमसी वाले राहुल गांधी को कुछ और कह रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब लोकसभा होता है तो टीएमसी राहुल गांधी के पीछे पीछे चलती है। तो ये तो अजीबोगरीब हिसाब किताब है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बंगाल की जनता भी त्रस्त है। बिहार तो शुरू से बर्बाद था, बंगाल आबाद होकर के बर्बाद हुआ है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिक्स, द काइंड ऑफ चॉइसेस दे मेड। कई दशकों तक बंगाल को कांग्रेस ने बर्बाद किया,
फिर वामपंथियों ने बर्बाद किया, और 2011 के बाद से ममता बनर्जी जो है वो तो पूरा सर्वनाश कर दी। बंगाल के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिहार, झारखंड, यूपी पहले पिछड़ा था, ये लोग माइग्रेट करके कलकत्ता जाते थे, बंगाल जाते थे वहां नौकरी करने के लिए, क्योंकि वहां समृद्धि थी। आज ठीक उल्टा है। तो ये क्यों उल्टा है? उसकी वजह है मैल गवर्नेंस। गवर्नेंस के नाम पे वहां जो हिंसा, थ्रेट, धमकी, टोलाबाजी, सिंडिकेट और पार्टी प्रशासन और पुलिस, इसका वो एक गठजोड़, गंदा गठजोड़, जिसकी वजह से बंगाल जो है वो पिछड़ गया है। नाउ इट इज टाइम टू चेंज। ये अब जमीन पे साफ साफ दिख रहा है। इसलिए ममता बनर्जी इस तरह का नैरेटिव लेकर के आ रही है कि दिल्ली से आकर के कोई बंगाल नहीं जीत सकता। अरे आप गोवा किस लिए गई थी लड़ने के लिए? गोवा चुनाव लड़ने के लिए क्यों गई थी? आप तो झारखंड में भी चुनाव लड़ लेती हैं, आप असम में भी लड़ लेती हैं, त्रिपुरा में भी जाकर के लड़ लेती हैं। तो वो किस हिसाब से आप जाती हैं? ऐसा कोई लिखा हुआ थोड़ी है कि भाई बंगाल है तो बस सिर्फ टीएमसी वहां पे चुनाव लड़ेगी। तो ये जो नैरेटिव किया जा रहा है इनसाइडर आउटसाइडर का, वो ममता बनर्जी की हताशा का परिचायक है। जी, तब बात नोएडा लेबर प्रोटेस्ट की। सरकार ने मजदूरी 21% तक बढ़ा दी है। बावजूद इसके मजदूरों की सैलरी हाइक प्रोटेस्ट आज भी जारी है। इसको सरकार ने बड़ी साजिश बताया है। अब तक 350 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस प्रोटेस्ट में कई गिरोह और पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जांच चल रही है, क्योंकि प्रदर्शन के समय व्हाट्सएप ग्रुप और QR कोड के जरिए हिंसा भड़काने के सबूत मिले हैं। फिलहाल प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और इस बीच कई बड़े चेहरों का नाम भी सामने आ सकते हैं। सर, ऐसा लगता है कि हिंसा मजदूरों के इंटरेस्ट से कम राजनीतिक पार्टियों के ज्यादा इंटरेस्ट से? देखिए, जब यह हिंसा भड़की उसी समय ही कैपिटल टीवी में लगातार हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया हम लोगों ने। एक बात साफ है, मजदूर वो हिंसा नहीं कर रहे थे। उनको उकसाया गया। कुछ लोग उसको कहते कि साजिश के तहत मजदूरों की भीड़ में घुसे और हिंसा को भड़काया। अब कहानी समझिए, सीसीटीवी खंगाला गया, 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब होता यह कि जनरली हर जगह यह देखा गया एक ट्रेंड के रूप में कि किसी कंपनी में सारे लोग घुस रहे हैं तो कुछ मजदूर हैं, तो मजदूरों का चेहरा जो है वो ढका हुआ नहीं है। लेकिन बाहर से जो लोग आए, दे वर ट्रेंड गुरिल्लास। ये नक्सली हैं, वेल ट्रेंड नक्सली। इस तरह का हंगामा करने में उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया गया है और उन लोगों ने अपना चेहरा जो है ढका हुआ है। तो बचोगे तो नहीं। अब दिक्कत यह है कि सरकार ने इस प्रोटेस्ट के एक दिन पहले ही एक गाइडलाइंस दिया बातचीत के लिए, और जब ये हिंसा भड़क रही थी उसी समय नोएडा के डीएम साहिबा की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी करके बताया भी गया कि ये सारे फैसले पूरे हो गए, आपकी मांग जो है मान ली गई है। लेकिन ये जो भीड़ के अंदर ये जो वामपंथी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वो किस तरीके से इन लोगों ने भड़काया। ये व्हाट्सएप और सैकड़ों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और QR कोड के जरिए लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन करते रहे। बहुत सारे लोग, अच्छा इसमें 2 कांग्रेसी लीडर का भी नाम आ रहा है, कुछ समाजवादी पार्टी का भी नाम आ रहा है। तो ये क्या करना चाह रहे थे? नोएडा में आग लगाना चाह रहे थे। साजिश तो इतनी बड़ी थी कि पहले ही दिन, मतलब कल, हंगामा इतना करो कि पुलिस जो है गोली चला दे, कुछ लोगों की मौत हो जाए, फिर और हंगामा भड़काएंगे। और मेन जो हंगामा होना था वो अंबेडकर जी की जयंती के दिन आज, कि ताकि जो है वो और बड़ा मसला बने। आप समझिए कि किस तरह की साजिश। ऐसे ही किसान आंदोलन हुआ, ऐसे ही शाहीन बाग मुसलमानों का आंदोलन हुआ, और राहुल गांधी के भाषणों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये मुसलमानों, किसानों, मजदूरों की बात जो है वो करते हैं, तो ये एक सोची समझी साजिश
और इसके तार बहुत ऊपर तक जाने वाली है। यूपी पुलिस है वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जी, तब बात मिडिल ईस्ट की। तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 400 से अधिक जहाज फंसे हैं और तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर हमले और तेज कर दिया, जबकि ईरान में आंतरिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लिए अभी भी समझौता करने की गुंजाइश है। एक तरफ से सैनिक उतार रहे हैं, दूसरी तरफ समझौते की बात कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, और जो मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं वो हॉट एंड कोल्ड प्ले कर रहे हैं, और ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द वर्स्ट लीडर द वर्ल्ड एवर सॉ। ऐसा गंदगी फैला रहे हैं वो किस लिए? धंधेबाज आदमी है, धंधा कर रहा है, इसने युद्ध को धंधा बना दिया। लुक एट द ट्रेंड। वो आज कह देगा कि हम कल मारेंगे, कभी कहेगा स्टोनेज में डाल देंगे, फिर कहेगा कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, और ये कहेगा उसके बाद फिर बैक ट्रैक कर लेगा। इसका रियल इंपैक्ट समझिए क्या है। जब ये कहता है कि भाई अब युद्ध जो है और आगे लेकर के जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर जाता है। फिर ये कहता है कि नहीं हम बातचीत करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाता है। सोने की कीमत ऊपर जा रही है, नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पेट्रोलियम के दाम कभी 116 जा रहा है, कभी 100 के अंदर चला आ रहा है। तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर आप जो इस मामले को वोलेटाइल बना रहे हो, किसके लिए? तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारा गेम प्लान मालूम है। अभी जाकर के ये स्टेटमेंट दूंगा अपने दोस्तों, अपने फाइनेंसर्स, ये क्या तुमने क्या तमाशा बना रखा है? कोई पॉलिसी नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, और पूरी दुनिया को इसने जो है तहस नहस कर दिया है। अमेरिका की जो बर्बादी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हुई है, और ऊपर से पागल आदमी ये अपने आप को जीसस क्राइस्ट बना दिया, पोप से जाकर के लड़ रहा है, और जब रिएक्शन हुआ तो माफी मांगता फिर रहा है, पोस्ट को डिलीट कर रहा है। सनक गया है, सनक गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी इसके सेकेंड टर्म में शुरू में ही इनको पहचान लिए, इसलिए एक डिस्टेंस रखा जा रहा है। वो चुनाव जब से जीता है उसके बाद से प्रधानमंत्री और इनके बीच ज़्यादा कुछ अच्छे संबंध नहीं रहे। जो पागल दोस्त होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान जो है वो बर्बाद होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।